अपने बालों को बनाते हुए नैना शीशे में देखते देखते कुछ सोचने ही लगी थी कि दरवाजे पर खटखट हुई। अरे नैना, जल्दी करो यार, देरी हो रही है। आ रही हूँ यार। नैना दरवाजा खोलते ही बोली, तुम भी हमेशा जल्दबाजी में रहती हो। अरे आज ऑफिस में सेमिनार है, भूल गई क्या? हाँ खुशबू, मैं तो भूल ही गई थी। दोनों जल्दी से ऑटो लेकर ऑफिस पहुंची। अपने अपने केबिन में जाकर काम करने लगी। आज सब सेमिनार की तैयारी में लगे थे। फिर नैना को कॉल से ऑफिस में बुलाया गया। नैना नोक करके अंदर गई तो रोहन सर, जो 45 साल के लगभग थे और मन ही मन उसे चाहते भी थे, पर डर के कारण कभी कहा नहीं था। एक बार कोशिश भी की थी, पर नैना ने उसे बातों बातों में ही अपनी हद में रहने के लिए बोल दिया था। लेकिन उसे देखते ही एक बार को तो सब भूल ही जाते थे। सर, आपने किस काम के लिए बुलाया है? नैना, मैं यह पूछ रहा था, इस सेमिनार की सारी तैयारी हो गई है या नहीं? क्योंकि शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बाकी ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। जी सर, सब तैयार है, बस कुछ पेपर स्टडी करने हैं, वही कर रही थी। हाँ, वह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कर लेती हो। और हाँ, आज तुम्हें घर जाने में देरी हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जी सर, अगर जरूरी काम के कारण देरी हुई तो कर लूंगी। सर, क्या मैं जाकर अपना काम कर सकती हूँ? रोहन, जो कि उसे बोलता देख अपने ही ख्यालों में खो गया था, एकदम सकपका कर कहा, हाँ हाँ, तुम जा सकती हो, 2 घंटे बाद मिलते हैं। नैना थैंक यू कहकर बाहर आ गई और अपने काम में लग गई। फिर सेमिनार शुरू हुआ। बहुत से लोग आए थे। सबका ध्यान बस स्क्रीन पर ही था और डिजाइन देखकर खुश हो रहे थे। नैना ही अपनी कंपनी के डिजाइन पेश कर रही थी। कुछ लोगों का ध्यान बस उसकी खूबसूरती पर ही था, क्योंकि कंपनी की मैनेजर जो थी, साथ में सभी काम को वह अच्छे से संभालती। सब बहुत अच्छे से हो गया। ज्यादातर लोग जा चुके थे, पर नैना कुछ फाइलों में अभी उलझी थी। रोहन सर भी नैना को जाने के लिए बोलकर वापस पीछे मुड़ गए और देखा कि दूर कोने में एक आदमी अभी भी बैठा है और गहरी सोच में डूबा है। अरे मिस्टर करण, सर आप यही हैं, कुछ चाहिए आपको? वह चेयर से खड़ा होता हुआ बोला, नहीं नहीं, बस ऐसे ही बैठा था, जा ही रहा हूँ। वैसे मुझे आपकी कंपनी के सभी प्रोजेक्ट बहुत पसंद आए। धन्यवाद सर, आपको पसंद आए तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप कल किस समय मेरे ऑफिस जाकर मिल सकते हैं? जब आप चाहे सर, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, आप चलिए, मैं भी जाता हूँ। रोहन सर तो चले गए, लेकिन नैना अभी भी कुछ काम निपटा रही थी। उसे यह होश नहीं था कि सब जा चुके हैं। करण उसके नजदीक जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम अभी भी वैसी ही हो, बिल्कुल नहीं बदली। आवाज सुनकर जैसे ही नैना पलटी, भौचक्की सी होकर देखा तो सामने करण को देखकर बेहोश होते होते बची। करण ने उसे सहारा देकर चेयर पर बैठाया और जल्दी ही नैना खड़ी होती हुई बोली, तुम यहाँ कैसे? और हाँ, मुझे सहारा देने का नाटक मत करो, दूर रहो मुझसे। पर नैना सुनो तो सही। मैंने कहा ना, दूर रहो। और तेज कदमों से बाहर निकल गई। जल्दबाजी में वह अपना फोन भी भूल गई। ऑटो लेकर जैसे ही घर का ताला खोलकर अंदर घुसी, डोर बेल बजने लगी। नैना गुस्से से बरबराने लगी, तुम्हें शायद ठीक से सुनाई नहीं देता, कहा ना दूर रहो मुझसे। और हाँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम जा सकते हो। पर डोर बेल बजना बंद नहीं हुई। वह उस तरफ ध्यान न देकर फ्रेश भी हो गई, साथ साथ बरबर भी करती रही। तुम दरवाजा खोलती हो या नहीं, देख ले, आज के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। फिर नैना ने आवाज को ध्यान से सुना और झट से दरवाजा खोल दिया। सॉरी यार खुशबू, वो असल में मुझे लगा कि क्या लगा पता जरा क्या लगा? मैं आधा घंटे से यहाँ सिर मार रही हूँ और मैडम कानों में रुई लगाकर बैठी है। और बेड पर बैठते हुए कहा, क्या लगा? पहले ये तो बता, कहीं तुम इस बात पर नाराज तो नहीं कि मैं आज तुझे बिना बताए आ गई ऑफिस से? ऐसा पहली बार हुआ है क्या मैं जो नाराज होंगी? और यह तो हम दोनों ने पहले ही तय कर रखा है कि जिसका काम पहले हो जाएगा वह घर आ जाएगा, पर तुम इससे अच्छा कॉल कर लेती। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं किया होगा? पर मेरे पास तो एक भी रिंग नहीं आई। कहते हुए पर्स में हाथ डाला और परेशान होकर बोली, लगता है आज तो फोन ऑफिस में ही रह गया। क्या? अच्छा, तभी तो मैं कहूँ फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? यार, अब तो रात भी बहुत हो गई है, कैसे पता लगेगा? सुन, मैं रिसेप्शन पर मैसेज कर देता हूँ, जो भी सबसे पहले जाएगा फोन चेक करके मुझे बता देगा। ओके। पर खुशबू, पर क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नैना वापस से झुक कर बैठ गई और बरबर करने लगी। यह सब उस इडियट के कारण हुआ है। अब क्या बोले जा रही है, मुझे भी तो बता। नैना कुछ पल आंखें बंद करके बैठी रही, जैसे आसपास कोई ना हो। चल जल्दी से खाना खाते हैं, वैसे भी तेरे कारण ठंडी हो गई है। खुशबू ने नैना की प्लेट लगाई और खुद जल्दी जल्दी खाने लगी, जबकि नैना बस चम्मच से खेल रही थी और न जाने कहाँ खोई हुई थी। अरे नैना, खाओ ना, अच्छी नहीं बनी क्या? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि तुम्हें जरूर पसंद आएगी, पर तुम तो खा ही नहीं रही हो। नहीं, बहुत अच्छी बनी है। आंटी मेरा इतना ध्यान रखती है,
बिल्कुल माँ की तरह। हाँ तो तुम हो ही इतनी अच्छी, बल्कि कभी कभी तो जलन होती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी तो नहीं। यह कहकर हंसने लगी। इस बात पर नैना भी मुस्कुरा दी और साथ में खाना खाया। थोड़ी देर बाद खुशबू तो चली गई, पर आज नैना की आंखों में नींद नहीं थी। वह करण के ख्यालों में खोई थी। करण का धोखा याद आते ही उसने अपनी आंखें जोर से बंद की, जो कि दर्द से छलक आई। कैसे अनवक्त पर करण ने उसे ठगा था, जब मेहमानों से भरा घर बारात आने का इंतजार में तैयारियों में लगा था और आंखों में सुनहरे सपने लिए नैना शीशे के सामने बैठी हुई खुद ही शर्म से पलके झुकाए बैठी थी। जब काफी घंटे इंतजार करते करते और फोन करके थक गए तो सारी रौनक और खुशियां पल भर में ही शोक की छाया में दबने लगी। नैना के पापा तो वही चेयर पर धम्म से बैठ गए। जब किसी रिश्तेदार से यह पता चला कि अब बारात नहीं आएगी, वह इसका कारण पूछते कि इससे पहले ही उन्हें अटैक आ गया था। सब अफरा तफरी में उन्हें अस्पताल ले गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्यों हुआ, और ना ही किसी को होश था। जब नैना को उसकी सहेली अनीता ने सब बताया तो वह हैरानी से खड़ी हुई, पर उसकी आंखों से एक भी बूंद नहीं गिरी। थोड़ी ही देर में वह सब सिंगार उतार कर अस्पताल में खड़ी थी। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। सब मेहमान भी धीरे धीरे जा चुके थे। कुछ जाते जाते सारा दोष नैना पर डाल गए। यही मनहूस है, जरूर इसी में कुछ दोष होगा, वरना ऐसा थोड़ी ना होता है कि एन वक्त पर बारात आए ही नहीं। और तो और यह बाप पर भी भारी है, कैसे उनकी जान पर बनाई है। पर सब कुछ सुनकर भी चुपचाप बिना किसी भाव के अपनी माँ और भाई को संभालने लगी। साथ में बस एक मामा थे। 2 घंटे पहले घर में क्या होना था और क्या हो गया, सारी रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह पापा के ऑपरेशन के बाद जब मामा ने डॉक्टर से पापा के लिए पूछा कि अब कैसे हैं, तो पता चला ऑपरेशन तो ठीक से हो गया, पर शायद वह कभी बोल नहीं पाएंगे। यह सब सुनकर सुन्न पड़ गए। नैना यह सोचकर दुखी थी कि सब कुछ करण की वजह से हुआ है, पर उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। ये सब सोचते सोचते न जाने उसकी आंख कब लग गई। सुबह का अलार्म बजा तो झट से उठी, तो सही से नींद न पूरी होने के कारण उसे उठा ही न गया, पर हिम्मत की और तैयार हुई। हल्का सा नाश्ता किया, सब सामान सेट किया ही था कि बाहर से खुशबू चिल्लाने लगी। आज भी लेट हो गई क्या? तभी नैना ने दरवाजा खोला और कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बता, रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ दिया था क्या? हाँ, अब देखते हैं कौन पहले गया होगा और फोन मिलता है या नहीं। नैना मन में कहने लगी। हाँ, पर फोन तो मिलना ही चाहिए, उसमें आखिर बहुत सारी यादें जो सहेज रखी हैं। जैसे ही नैना और खुशबू ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन पर फोन पूछा। बताया गया कि यह यहाँ ऐसे ही मिला था। चलो शुक्र है मिल गया। मोबाइल लेकर अपने केबिन में चली गई और नैना ने सीट पर बैठकर फोन निकाला। साथ ही एक पर्ची भी थी। उसे डर सा लग रहा था कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, और पर्ची खोलने ही लगी थी तभी उसे रोहन सर ने बुला लिया। वह उसे अपने पर्स में डालकर सर से मिलने चली गई। रोहन सर ने उसे बहुत सारे काम बताए और साथ ही 3 बजे एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरी कंपनी के हेड से मिलने के लिए जाना है, यह भी बताया। पर सर, मैं अकेले कैसे ये सब करूंगी? कंपनी कहाँ है ये तक मुझे नहीं पता। आपके साथ एक असिस्टेंट जाएगा और वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं सब मैनेज कर दिया है, बस मीटिंग होते ही मुझे बताकर घर चली जाना। जी सर। और मन में सोचने लगी कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है। काम करते हुए उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जाती और परेशान सी हो जाती। इससे पहले भी उसने अकेले सब हैंडल किया है, पर आज न जाने क्यों घबराहट हो रही थी। असिस्टेंट राकेश ने कहा, चलिए नैना मैडम, टाइम हो गया है। नैना और राकेश जैसे ही वहां पहुंचे, सारा स्टाफ खड़े होकर नैना को विश करने लगा। पहले तो नैना ने सोचा कि इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर जब हर व्यक्ति आगे जाकर उसे स्पेशल महसूस कराने लगा, कुछ खास स्टाफ ने तो उसे बुके भी दिए। वह हैरान थी, साथ ही इशारों से राकेश से भी पूछ रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, पर राकेश को भी कुछ पता नहीं था। जल्दी ही दोनों को एक बहुत बड़े केबिन में ले जाकर बिठाया गया। नैना सभी फाइल्स देखने लगी और राकेश को समझाने लगी। फिर उसने कुछ पेपर्स फोटोकॉपी कराने के लिए राकेश को बाहर भेज दिया। करण उधर कैमरे से नैना को लगातार देखे जा रहा था, जबकि नैना इस सबसे बेखबर थी। मीटिंग शुरू हुई, सब अच्छे से हो गया। करण के मैनेजर ने सब हैंडल किया। जब प्रोजेक्ट फाइनली सिलेक्ट हुआ और सब एग्रीमेंट हो गया, तब नैना मन में सोचने लगी, आखिर यहाँ का हेड अभी तक नहीं दिखाई दिया। चलो छोड़ो, काम तो हो ही गया। राकेश को चलने के लिए कहकर बाहर जाने के लिए मुड़ी, तो मैनेजर ने उसे बुके देते हुए कहा, मैम ये आपके लिए है। पर क्यों? और आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैम ये हमारे सर ने आपके लिए दिया है, आप प्लीज मना ना करें। पर्दे किस लिए रहे हैं? और अगर देने का इतना ही शौक है तो खुद देना चाहिए। हाँ मैम, पर उन्होंने कहा है कि कल तो मिलना ही है प्रोजेक्ट के लिए। आज उन्हें अचानक कहीं जाना पड़ा। तो ठीक है, बुके भी कल ही दे देना, मैं चलती हूँ। उधर से करण यह सब देख रहा था और यही सोच रहा था कि आज भी नैना वैसे ही है,
बिल्कुल नहीं बदली। नैना वहीं से रोहन सर को बताकर घर चली गई। करण जानबूझकर उसके सामने नहीं आया। वे जानता था कि उसे देखकर वह कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेगी। आखिर उसे अधिकार है यह सब करने का। मेरे साथ होना भी तो यही चाहिए। एक ऐसे मोड़ पर मैंने उसे छोड़ा था जहाँ चारों तरफ अंधेरा और उदासी थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। पर अब अगर हम मिले हैं तो जरूर ईश्वर की इच्छा है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे शिकवे दूर कर सकूं। नैना घर की जरूरी काम करके चाय पीते हुए सोचने लगी कि आज प्रोजेक्ट तो साइन हो गया, पर साथ ही काम भी बढ़ जाएगा। ये तो अच्छा है कि वहाँ कभी कभी जाना होगा। यही सब सोचते हुए सोने ही लगी थी कि उसे याद आया कि फोन के साथ पर्ची भी थी। वह उठकर पर्स से उसे निकालकर खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि नैना, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बल्कि नफरत करती हो, और करनी भी चाहिए। पर क्या पहले के हमारे रिश्ते के खातिर तुम एक बार मेरी बात को सुन सकती हो? क्या इतना हक भी खो चुका हूँ मैं? प्लीज बस एक बार। नैना यह पढ़ते ही पत्थर सी हो गई और काफी देर तक बैठे बैठे जब थक गई तो वह पेपर एक तरफ फेंक दिया और मन में ठान लिया, मैं करण की शक्ल तक नहीं देखूंगी। बात करना तो दूर की बात है, उसकी मर्जी के आगे मैं नहीं झुकूंगी। आखिर उसी के कारण मैंने सबको खो दिया। तुम यहाँ, कोई खास बात है क्या जो इतनी जल्दी तैयार होकर आ गई? नैना उसकी बातों का जवाब न देकर उसकी मम्मी से बोली, नमस्ते आंटी, आज क्या बनाया है आपने? अरे आओ ना बेटा, कितने दिनों बाद आई हो और वह भी जल्दी में। वैसे भी आज तुम्हारी पसंदीदा खाना ही बना है। आओ जरा खाकर बताओ कैसा बना है। सॉरी आंटी, असल में समय बिल्कुल नहीं मिलता, वरना मुझे तो बहुत याद आती है, आपकी भी और आपके खाने की भी। नैना खाना टेस्ट करके कहा, बहुत अच्छा बना है। अच्छा मैडम, अब चलो, बहुत बातें हो गई। देखा आंटी कैसे चिढ़ रही है ये हमारी बातों से। दोनों ऑटो पकड़ने के लिए चली गई। आज कौन सी परेशानी छुपा रही हो? नहीं तो ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैं तुझे 3 साल से जानती हूँ। जब तुम बहुत परेशान होती हो तभी ज्यादा खुश लगने की कोशिश करती हो। ये सब कुछ ठीक होने का नाटक बंद करके सच बताओ, हुआ क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। आज सच में कोई परेशानी नहीं है। खुशबू मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। अच्छा ठीक है, बता दूंगी, लेकिन बाद में। फिर दोनों ऑटो पकड़ के ऑफिस चली गई। दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गई। नैना ने रोहन सर को पहले दिन की मीटिंग की सारी डिटेल्स बताई। रोहन सर उसके काम से बहुत खुश थे। कहा कि नैना, ये बस तुम्हारी ही मेहनत का फल है और तुम्हारे कारण ही यह प्रोजेक्ट हमें मिला है। जी सर, पर यह तो मेरी ड्यूटी थी। मैं तुम्हें 2 असिस्टेंट दे देता हूँ, राकेश और खुशबू। दोनों को तुम काम समझा देना और जहाँ मेरी जरूरत हो तो बता देना। यह प्रोजेक्ट हमें 2 महीने में पूरा करना है। 1 घंटे बाद मीटिंग में सब तय कर लेते हैं। ओके सर। और बाहर आकर एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसे उस कमरे से घुटन सी लगती थी। फिर मीटिंग में सब इकट्ठा हुए और रोहन करण के साथ बातें कर रहे थे। जैसे ही नैना और बाकी लोग अंदर आए, सब अपनी सीट पर बैठ गए। बस सबकी नजरें प्रोजेक्ट पर थी। मीटिंग के बाद सब बाहर जाने लगे, लेकिन रोहन सर ने नैना को रोक लिया और जैसे ही नैना की नजरें रोहन सर पर पड़ी तो वे करण से हाथ मिला रहे थे। सर, अब तो हमारा साथ लंबा है, इसलिए प्लीज लंच किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। सर, क्या हम उनके साथ काम करने वाले हैं? ये कैसा सवाल है नैना? ऑफ कोर्स, हम अब साथ हैं। और कल तुम इनके ही ऑफिस तो गई थी, सब तुमने ही तो किया है। रोहन सर, अगर अभी भी आपको इनका इरादा बदलना है तो सोच लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी नैना बीच में बोली, जी हाँ, पर मुझे दिक्कत है, मैं अब इस काम को नहीं कर सकती। नैना जी, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मैं इस वक्त अपने बॉस से बात कर रही हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये मत भूलो कि इस वक्त यह हमारे पार्टनर है और तुम एक एम्प्लॉय। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके पास अभी और कोई चारा नहीं था सिवाय सॉरी बोलने के। सॉरी बोलकर वे जैसे ही जाने लगी तो रोहन सर ने करण को कहा, सॉरी सर, आगे से आपको हमारी ओर से कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई बात नहीं, आप अगर कहें तो मैं नैना जी से थोड़ी देर इस बारे में बात करना चाहता हूँ। और आपको भी अपने स्टाफ से तमीज से बात करनी चाहिए। आखिर वह दिन रात करके आपके लिए काम करते हैं। पर सर, पर वह कुछ नहीं, आपको लेडीज से इस तरह बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज उनकी मेहनत के कारण ही प्रोजेक्ट साइन हुआ है। फिर रोहन सर ने नैना को रोका और कहा, मिस्टर करण तुमसे बात करना चाहते हैं। कहकर इशारे से यह समझाते हुए कि तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर करण ने नैना को कहा, नैना पहले बैठ जाओ। आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। और थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। देखिए, जो भी बात करनी है वह बस ऑफिस के काम के बारे में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई बात मैं नहीं सुनूंगी, ऐसी उम्मीद मत रखना। अच्छा ठीक है, यह तो बताओ कि तुम्हें काम से दिक्कत है या मेरे साथ काम करने से? मुझे नहीं लगता कि आपको इसका जवाब नहीं पता। पर अब तो एग्रीमेंट बन चुका है, शायद तुमने पढ़ा नहीं। उसमें लिखा है कि अगर तुम यह प्रोजेक्ट बीच में छोड़ती हो
तो तुम्हारी कंपनी को लाखों का हर्जाना देना होगा, और ऐसा रोहन जी शायद होने नहीं देंगे, या फिर तुम्हें यह कंपनी छोड़कर मेरी कंपनी ज्वाइन करनी होगी। अगर मेरी जगह इस काम को कोई और कर ले तब तो हर्जाना नहीं देना होगा और ना ही मुझे आपके साथ काम करना होगा। लेकिन एग्रीमेंट पर साइन बस तुम्हारे हैं, तो कोई और तुम्हारी जगह काम नहीं कर सकता। यह लिखा हुआ है, तुम दोबारा पढ़ सकती हो। आपको यह बात पहले बतानी चाहिए थी, पर जब धोखा देने की आदत पड़ जाए तो बताएंगे भी क्यों? वैसे तुमने ही दूसरी बात करने के लिए मना किया था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और जाते जाते कहा, वैसे मुजरिम को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, और फिर मैं तो इंसान हूँ जिससे तुम कभी प्यार करती थी। प्यार करती थी, पर तुमने तो ऐसे वक्त मुझे बीच में बिना गलती बताए छोड़ा, जब मेरे साथ परिवार का हर सदस्य तुम्हारी राह देख रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मेरी बदकिस्मती है कि जो तुम्हारे सामना करना पड़ रहा है, मुझे कल पता चल जाता तो मैं कभी भी इस बात को आगे बढ़ने नहीं देती, पर काश ऐसा मैं कर पाती। अपने केबिन में बैठकर देर तक सोचती रही कि क्या करना चाहिए, पर दोनों ही परिस्थितियों में फंसी हुई थी। खुशबू ने पूछा तो कहा कि काम ज्यादा है इसलिए टेंशन है, और कोई बात नहीं है। नैना, मुझे उम्मीद है कि तुमने सही फैसला किया होगा, क्योंकि तुम कभी भी इस कंपनी का नुकसान नहीं चाहोगी। मैं सही कह रहा हूँ ना? जी सर, सही सोचा आपने। मैं भला आपका और आपकी कंपनी का बुरा क्यों चाहने लगी? कल से काम शुरू हो जाएगा, आप चिंता न करें। और नैना मन में सोचा, वैसे भी 2 महीने की बात है, फिर तो उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। नैना की परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी। यही सोचते हुए भी न जाने कब सो गई। उधर करण भी अपने कमरे में चहलकदमी करता। थक गया तो चेयर पर बैठ गया। वह बस और बस नैना के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी आखिर गलती भी तो कुछ नहीं है। सारी गलती हालात की है जो उस वक्त हो गए थे। सब धूमधाम से बारात के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी आंखों के सामने बस मेरी नैना थी। हम दोनों ने कितने जतन से अपने घर वालों को इस शादी के लिए मनाया था। फिर शायद मेरी ही किस्मत खराब थी जो हम मिल नहीं पाए। अगर ऐन वक्त पर एक्सीडेंट ना हुआ होता और सब खत्म हो गया, पर अब किस्मत में मिलना है तभी हम एक दूसरे के सामने आए, वरना कोशिश तो पहले भी बहुत की थी मैंने। काश नैना एक बार मेरी बात सुन ले। मैं बहुत गलत किया, पर गलती बस इतनी ही है ना कि किसी को कुछ बताया नहीं, और किस मुंह से बताने लायक हालात ही नहीं थे। आखिर नैना ने क्या फैसला किया होगा? न जाने वहीं बैठे हुए कब सुबह हो गई, उसे भी पता नहीं चला। पर यह भी विश्वास था कि अगर वे एक बार पूरी बात सुन ले तो सही फैसला लेने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आज ऑफिस में नैना सुबह से ही खुशबू के साथ बिजी थी। आज वे थोड़ा बेफिक्र थी कि उसे करण के ऑफिस नहीं जाना। काम शुरू हो चुका था। हर चीज की बार बार परख हो रही थी। आखिर नैना कोई भी शिकायत का मौका जो देना नहीं चाहती थी। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। कुछ सैंपल करण को भी दिखाने के लिए तैयार थे। खुशबू और राकेश को वहां सैंपल लेकर भेज दिया। करण को सैंपल तो बहुत पसंद आए, लेकिन उसने जानबूझकर रोहन सर को कहा, यह कैसे सैंपल है? ना कोई रंग है और ना ही कोई डिजाइन। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है और मैं ये सब सहन नहीं करूंगा। खुशबू और राकेश वहां से लौट आए। रोहन सर ने नैना को यह सब बताया और करण की कंपनी भेजा। नैना केबिन में बिना पूछे ही गई और भड़क गई। यह कौन सा तरीका है किसी को परेशान करने का, जबकि आपको उसकी जानकारी तक ना हो? आखिर क्या खराबी है, बताइए जरा। करण तो यही चाहता था कि वह उसके सामने आए। वह अपलक उसे देखता रहा। सर, आपने बताया नहीं कि क्या कमी है हमारे काम में? करण जो अपने ही ख्यालों में खोया था, जब नैना चिढ़कर बाहर जाने लगी तो करण को होश आया और बोला, रुको नैना। नैना खड़ी हो गई और पलटकर बोली, जी सर, कहिए क्या दिक्कत है? पहले बैठ तो जाओ। नैना ने बैठकर इशारे से पूछा। जी। दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर मतलब? तुमसे मिलना था इसलिए। क्या ये सब आपने इसलिए किया? ये वजह क्या कम है? देखिए सर, हमारा प्रोजेक्ट बस 2 महीने का है, जिसमें से 4 दिन बीत चुके हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे केवल काम के सिलसिले में ही बात करना चाहती हूँ। इसके अलावा आप कुछ और ना ही सोचें तो अच्छा होगा। क्या तुम एक बार भी मुझे सफाई देने का मौका नहीं दोगी? जरूर देती, पर अब बहुत देर हो चुकी है और कोई फायदा भी नहीं। तो अच्छा यही होगा कि आप भी बस काम से काम रखें। मेरी एक शर्त है। मैं आपकी कोई भी शर्त मानने के लिए मंजूर नहीं हूँ। कंपनी के लिए यह तुम्हें करना होगा, और शर्त यह है कि जब भी कोई मीटिंग होगी या कुछ भी पूछना या बताना होगा तो तुम ही करोगी, नहीं तो मैं डील कैंसिल कर दूंगा। ये सब एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, और डील कैंसिल करने की बार बार धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट आपने ही ऑफर किया था। यार, तुम समझती क्यों नहीं? मैं ये सब तुम्हारे पास रहने के लिए ही तो कर रहा हूँ। जानबूझकर अनजान क्यों बन रही हो? अनजान मैं नहीं, आप बन रहे हैं मिस्टर करण। आपको पता है कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, फिर भी आपने यह सब किया, और वह भी छुपाकर। अगर आप उसी दिन सामने आ जाते तो मैं यह एग्रीमेंट कभी भी साइन न करती, समझे? और अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत काम है।
करण उदास और परेशान सा उसे जाता हुआ देखता रहा। सोचने लगा कि आखिर मैं इसे कैसे बता पाऊंगा। ये तो 5 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं। चलो, कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। नैना ने रोहन सर को बताया कि सब सही है। 10 दिन और बीत गए। नैना, खुशबू और राकेश तीनों जी जान से मेहनत कर रहे थे, पर करण को कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि कैसे नैना से मिला। करण ऑफिस गया तो नैना से मिलने की बहुत कोशिश की, पर केबिन में आई और जो फाइल्स मंगाई थी चुपचाप रखकर चली गई। करण रोहन सर से बातें करने में बिजी था। जब तक उसका ध्यान उस पर गया, वह जा चुकी थी। शाम को करण ने उसके ऑफिस के बाहर इंतजार किया, पर काफी देर तक भी जब नैना नहीं आई तो पता चला कि वह बहुत पहले ही घर जा चुकी है। अब करण अक्सर ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगा, पर नैना हर रोज किसी न किसी तरह टल कर जाती। अब करण ने नैना के घर का पता तो लगा ही लिया था। वह देर रात तक घर के सामने सड़क पर खड़ा रहता और टकटकी लगाए उसकी खिड़की को ताकता रहता, उम्मीद से कि शायद नैना की नजरें उस पर कभी पड़े। एक दिन करण से कुछ पेपर साइन करवाने थे तो राकेश को भेज दिया, पर करण ने जानबूझकर कमी निकाल कर कहा कि जिसने भी यह पेपर्स बनाए हैं उसे भेजो, तभी साइन होंगे। हार कर नैना को जाना पड़ा। उसके ऑफिस पहुंचते ही सब उसे ऐसे विश करते जैसे वह कोई बॉस हो। वह करण के केबिन में घुसते ही खींच कर बोली, आपको आखिर बहाना मिल ही गया मुझे परेशान करने का। बताइए, ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई है? तुम शायद भूल गई कि मैं कुछ कहा था कि ऐसे कामों के लिए बस तुम ही मिलोगी। मतलब पेपर्स तो ठीक है ना? अभी मैंने देखे ही नहीं तो कैसे बता सकता हूँ। तो आप देख लीजिए, मुझे देर हो रही है। करण जानबूझकर बहुत आराम से पेपर देखने लगा, एक एक लाइन पढ़ने लगा। नैना जानती थी कि वह उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी बीच में ही करण ने फोन करके 2 कप चाय लाने के लिए कहा, जो कि जल्दी ही चाय देने आ गया। पर मुझे नहीं चाहिए। आराम से बैठकर पियो, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। और हाँ अनिश, तुम्हें देर हो रही है तो तुम जा सकते हो। हाँ सर, मैं तो जा ही रहा था, पर एक बात पूछनी थी, आप बुरा ना माने तो। हाँ कहो। सर, आप तो कभी चाय नहीं पीते, हमेशा सिगरेट। करण इशारे से उसे रोकते हुए बोला, नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं तो बहुत चाय पीता हूँ। और जाने के लिए बोलकर फाइल में घुस गया। नैना सोच में पड़ गई कि करण और सिगरेट, ये कैसे हो सकता है? ये तो उस जगह खराब ही नहीं होता था जहाँ कोई पी रहा होता था। मेरे ख्यालों से बाहर आकर चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, फिर कहोगी कि टेस्ट खराब हो गया। बेकार की खुशफहमी मत पालिए, मेरे ख्यालों में आप आओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और चुपचाप चाय उठाकर पीने लगी। करण ने मुस्कुराते हुए देखा और फाइल देखकर रखी और चाय को उठाकर पीने लगा। नैना अपनी सोच से बाहर आई और फाइल उठाकर चलने लगी। तुम अब इतनी तमीज भी भूल चुकी हो कि कोई साथ में अगर खा पी रहा है तो बीच में उठकर नहीं जाते। मुझे तमीज सिखाने से पहले आप खुद भी जरा यह एहसास करते कि बेवजह किसी का समय खराब नहीं करना चाहिए। और हाँ, बेकार के बहाने भी छोड़ दो, वैसे भी काम खत्म होने वाला है, अब बस कुछ ही दिनों की बात है। यह कहकर नैना बाहर निकल गई। करण गहरी चिंता में पड़ गया। यह तो सही कहा नैना ने, 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और बात तो जरा भी आगे नहीं बढ़ी। तो पेड़ के नीचे नैना अपने आप को बारिश से बचाते हुए खड़ी थी और हर एक आते जाते ऑटो को हाथ देकर रोकने की कोशिश भी कर रही थी। उधर नैना परेशान थी क्योंकि कोई भी ऑटो नहीं रुकी। करण गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचा। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नैना कुछ बोलती, इससे पहले ही करण फिर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, जल्दी बैठो। हाँ, अगर भीगने का शौक है तो खड़ी रहो। नैना के पास कोई चारा नहीं था, वह चुपचाप बैठ गई। करण ने गाड़ी चलाना शुरू किया। नैना अपने घर का रास्ता बताने लगी तो करण ने बीच में ही कहा, मुझे मालूम है। नैना मन में सोचने लगी, कमाल है, आज इतने अरसे बाद दोनों साथ में थे। कुछ देर बाद नैना अपने घर पहुंच जाती है। नैना ने बाहर जाकर करण को थैंक्स कहा। क्या तुम सच में थोड़ी देर भी मेरी बात नहीं सुनोगे? नैना बिना कोई जवाब दिए चलने लगी। मैं कल शाम 7 बजे अपने ऑफिस के टेरेस पर इंतजार करूंगा, वरना आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। नैना ने सुन तो लिया लेकिन पलट कर नहीं देखा। करण काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा, जबकि नैना अपने घर में जाकर सोने लगी और फोन को साइलेंट कर दिया। अतीत के पलों में खोकर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उधर करण घंटों उसकी खिड़की की लाइट के बंद होने का इंतजार करता रहा, जबकि नैना आज बिना लाइट बंद किए ही सो चुकी थी। कुछ देर बाद करण घर लौट गया तो श्याम काका ने खाना लगाने के लिए पूछा, पर करण चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया और अगले दिन क्या होगा यही सोचता रहा कि वह आएगी या नहीं। दूसरे कमरे में श्याम काका की पत्नी निधि निशा के पास सो रही थी, जो आज पता नहीं क्यों बार बार उठकर रो रही थी, क्योंकि उसे करण के पास सोने की ही आदत थी। जब भी वह उससे दूर होती तो रात भर परेशान करती। आप कहें तो निशा को इसके पापा के पास सुला दे, वरना ये रात भर जगती रहेगी। अरे आज नहीं, करण बाबा आज बहुत थके हुए हैं और परेशान लग रहे हैं, उन्हें आराम करने देते हैं।
सुबह निशा की नींद खुलने से पहले वहाँ लेटा देंगे। सुबह करण की आंख खुली तो निशा उसके बाजू पर सो रही थी। उसे देखकर करण सारी थकान वैसे भी भूल जाता था। निशा, एक बस तुम ही हो जो मेरे पास रहना चाहती हो। बाकी तो सबने दूरियां इतनी बना ली हैं कि चाह कर भी मिटा नहीं सकते। तभी निशा भी उठ गई और कहा, पापा, मैं रात को आपका इंतजार करती रही। आप शाम को जल्दी घर आया करो, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिर फ्रेश होकर नीचे गया तो निधि ने नाश्ता परोसा, पर करण ने नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और निशा का ध्यान रखने को कहकर चला गया। इधर नैना अपने काम में ये बिल्कुल भूल गई थी कि करण से क्या बात हुई थी। खुशबू आज जल्दी घर आने की तैयारी में थी और नैना ने उसे काम पूरा करने को कहा तो खुशबू उसे दीदी बोलकर फुसला रही थी। खुशबू दीदी तभी बोलती थी जब उसे पटाना होता था। ठीक है, अपना काम घर ले जाकर पूरा करो। घर में तो वैसे भी तुम कुछ नहीं करती हो। खुशबू चली गई और रोहन 4 दिन की ट्रिप पर थे। शाम होते होते सारा स्टाफ चला गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी पर फिर भी वह काम में लगी रही। उधर करण बहुत बेसब्री से बस नैना का इंतजार कर रहा था। उसने बहुत इंतजार के बाद नैना को फोन भी किया पर नैना उस वक्त ऑटो में थी और घर पहुंची तो बैटरी खत्म हो गई थी। चार्जिंग में लगाकर बाकी काम निपटाने लगी। फिर एक टेबलेट लेकर लेट गई। वहाँ करण ठंड में टेरेस पर यहाँ वहाँ चक्कर लगाता रहा। ऑफिस में उसके अलावा कोई और नहीं था, बस एक गार्ड था जो उसी के जाने का इंतजार कर रहा था। पर आज करण ना जाने क्यों अपनी जिद पर अड़ा था कि नैना जरूर आएगी। श्याम काका भी 3-4 फोन कर चुके थे। पहले तो करण ने पिक नहीं किया, फिर पिक करके कहा, दोबारा फोन मत करना। और क्या आप दोनों लोग एक छोटी सी बच्ची को संभाल नहीं सकते? रात के 10 बज गए। करण गुस्से से भरकर वहीं चेयर पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसकी आंख भी लग गई। पर सर्दी इतनी थी कि बार बार आंख खुल रही थी और वह बस नैना का नाम लेता और फिर सो जाता। उधर नैना की आंख सुबह ही खुली। हर रोज की तरह वही काम किया। फिर याद आया कि आज तो संडे है। फिर सोचा, आज कुछ खास बना लेती हूँ और खुशबू के साथ बैठकर खाएंगे। अब तबीयत भी ठीक लग रही थी। कुछ देर बाद वह खाना बना लेती है। फिर खुशबू को फोन करने के लिए उठाती है। तब देखती है कि करण की पहली रात में काफी मिस कॉल आई हुई है। फिर उसे सब याद आ जाता है। वह न चाहते हुए भी करण को फोन मिलाती है पर पिक नहीं हुआ। 2-3 बार मिलाया पर कोई फायदा नहीं। न जाने क्यों वह चिंता में पड़ गई। उसे याद आया कि करण ने कहा था कि अगर वह नहीं आई तो जिम्मेदार वही होगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तभी दरवाजे पर खुशबू चिल्लाने लगी कि जल्दी खोलो। वह दौड़कर दरवाजा खोलती है। अच्छा जी, आज तो अकेले ही खाने की तैयारी में हूँ और मेरा यहाँ खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू तो सीधे किचन में चली गई पर नैना चिंता में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हूँ? मैं कौन सा सारा खा जाऊंगी? छोड़ दिया है बहुत सारा तुम्हारे लिए। नैना कोई जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पर नैना बेतहाशा सी होकर अपना फोन और पर्स उठाकर बाहर चली गई। वह सीधे करण के ऑफिस पहुंच गई पर ऑफिस तो बंद था। वह चारों तरफ देखती है पर कोई भी नजर नहीं आया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी गार्ड आया और बोला, आपको किसी से मिलना है क्या मैडम? लेकिन आज संडे है। क्या सर यहाँ पर नहीं है? पता नहीं, मैं देर रात तक तो उनके जाने का इंतजार करता रहा। फिर सर मेरे जाने के बाद ही घर गए होंगे। क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा था? नहीं, पर आज वह यहाँ क्या करेंगे? और अगर होते तो ऑफिस भी खुला होता। टेरेस का रास्ता कहाँ से है? गार्ड रास्ता बता देता है जो कि साइड की लिफ्ट से था। नैना बहुत तेजी से ऊपर गई। देखा तो दंग रह गई। वहाँ करण चेयर के पास नीचे पड़ा हुआ था। देखा तो चेहरा नीला पड़ गया था। हाथ पांव सुन्न हो गए थे और उसे कोई होश नहीं था। नैना चीखने लगी। क्या हुआ आपको? आप अभी भी उतने ही पागल हो और जिद्दी भी। आपको पता तो था कि मैं नहीं आऊंगी। फिर जल्दी ही अपने आप को संभाल कर गार्ड को बुलाया और बेहोश करण को अस्पताल ले गई। डॉक्टर को सब बताया कि यह सारी रात ठंड में खुली छत पर रहे हैं। डॉक्टर ने करण को एडमिट किया और सारे चेकअप किया, दवाई और इंजेक्शन दिए। फिर नैना को बताया, उसे निमोनिया हो गया है। तभी तो तेज बुखार है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। नैना सोच रही थी, अब क्या करें? इनके घर फोन करके सब बताएं या नहीं? करण का फोन उसी के पास था। वह उसे खोलने की कोशिश करने लगी पर लॉक था। काफी देर ऐसे ही बैठी रही। तभी नर्स ने आकर उसे चेक किया और नैना को कहा, मैडम आप यह दवा ले आइए, आपके पति को देनी है। नैना उसे जवाब देती। इससे पहले वह बाहर चली गई। फिर दवा लाकर वापस करण के पास रखी। चेयर पर बैठी रही। नर्स आई और इंजेक्शन और दवा दे गई। जैसे ही इन्हें होश आए आप हमें बता देना। न जाने क्यों नैना उसके हाथों को पकड़कर बैठी और सोचने लगी। करण, तुमने मेरा हाथ कभी न छोड़ने के लिए वादा किया था, पर तुम वादा पूरा करना तो दूर, उसके बाद कभी हाल तक नहीं जाना। ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने? आखिर बस एक ही गलती थी कि तुमसे प्यार किया था और तुम भी तो यही कहते थे। यही सोचते हुए नैना आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद जब नींद टूटी तो वह बरबर करने लगी।
मैं भी ना बिल्कुल ही पागल हूँ जो यहाँ इसके लिए बैठी हूँ। इसके घर फोन अगर हो जाता या उनका ही आ जाता तो घर चली जाऊँ। तभी डॉक्टर आए और करण का चेकअप किया। देखा अब वह पहले से बेहतर है। तभी करण भी आंखें खोल लेता है और डॉक्टर ने कहा, और बताइए करण जी, आप कैसे हैं? जी अब तो कुछ ठीक लग रहा है, पर मुझे क्या हुआ था? करण जी, आप ठंड में पूरी रात रहने के कारण बेहोश हो गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी पत्नी आपको सही वक्त पर ले आई, वरना आपको अटैक भी आ सकता था। सर, असल में मैं इनकी। उसकी बात को बीच में ही काटकर करण बोला, सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। नैना फिर से यह बताना चाहती थी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, पर करण ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। अभी आपको कम से कम 4 दिन बेड से हिलना नहीं है, और आप नैना जी इनकी सारी दवाओं का प्लीज ध्यान रखिए, और जैसे ही बुखार हो दवा देनी है। यह कहकर डॉक्टर तो चला गया, लेकिन नैना पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। थैंक्स नैना, मुझे यहाँ लाने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए। अब आप ठीक हैं और शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। आप घर पर आराम करना, मैं चलती हूँ। ऐसे तो बीच में छोड़कर मत जाओ। ये लीजिए, ये आपका फोन है, और घर पर सब बता दीजिए कि कोई यहाँ आ जाएगा तो मैं भी चली जाऊंगी। करण व्यंग वाली हंसी हंसकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसके फोन पर रिंग हुई और फोन उठाया। उधर से निशा बोल रही थी, पापा, आप आए क्यों नहीं? मैं रात को इंतजार करती रही और सुबह से भी आपकी राह देख रही हूँ। हाँ बेटा, मैं कल शाम से बाहर गया हूँ, रात तक आ रहा हूँ। पर पापा, आज आप मुझे घुमाने लेकर जाने वाले थे। सॉरी बेटा, जैसे ही समय मिलता है जरूर चलेंगे, वादा करता हूँ। कल रात बेवकूफी करने की जरूरत ही क्या थी? आपको तो पता था कि मैं नहीं आऊंगी। पर तुम आई तो सही, भले ही थोड़ी देर से आई। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार का क्या होता? और आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताया? आप उसे बुला लें, मुझे भी जाना है। क्यों, अब मैं इतना बोझ लगने लगा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं। हाँ, वह तो है, बच्चे जरूर राह देख रही है। नैना मन में सोचने लगी, कितनी अजीब है इसकी पत्नी। सारी रात के बाद भी अभी शाम होने को आई है, पर एक बार भी पता नहीं किया कि यह कहाँ है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप आराम करिए। करण बताना चाहता था कि उसने शादी नहीं की, पर यह सही वक्त नहीं था। शाम तक नैना की राह देखकर खुशबू ने उसे फोन किया। नैना ने बताया कि एक जरूरी काम से बाहर है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। तभी नर्स ने करण को चेक किया और कहा, इन्हें फिर से बुखार हो गया है। क्या आपने दवा समय से नहीं दी थी? नहीं, दवा तो दी थी। नैना उसके माथे को छुआ तो सच में ही करण को तेज बुखार था। उसे अपने लिए परेशान होता देख करण को बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि वे तकलीफ में था। नैना पहले उसे दवा देती, फिर आराम करने को कहा, तो करण ने कहा, मैं अब सोने वाला नहीं, क्योंकि तुम मेरे सोते ही चली गई। तो आप इस बारे में ना सोचें, आप बस आराम करें। करण आंखें बंद नहीं करना चाहता था, पर दवा के नशे में जल्दी ही सो गया। तभी करण के फोन पर कॉल आती है। नाम निशा आ रहा था। फोन की आवाज से कहीं करण की नींद खराब ना हो, इसलिए जल्दी से उठा लेती है। फोन की दूसरी तरफ बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। बेटा, आप रोना बंद करो। निशा सच में ही रोना बंद करके बोली, आंटी, आप कौन हैं और पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा की तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं। पापा को घर ले आओ ना आंटी, मैं उनके बिना सो नहीं सकती। तो बेटा, आज आप अपनी मम्मी के साथ सो जाओ या उन्हें यहाँ भेज दो। पर मम्मी तो नहीं है। तभी बीच में ही निधि फोन ले लेती है और वह निधि को भी बताती है कि पापा डॉक्टर के पास गए हैं। पर निधि और श्याम काका को इजाजत नहीं थी कि दोनों में से कोई निशा को छोड़कर कहीं भी जाए। नैना सोच में पड़ गई। मम्मी नहीं है, हो सकता है मायके गई होगी, पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अब तो रात भी होने वाली है। कुछ देर बाद नैना का फोन बजा और खुशबू से बात करने लगी। कहा कि वह बस घर आने ही वाली है। खुशबू के बहुत पूछने पर कि वह कहाँ है, यही बताया कि किसी की मदद करने के लिए रुकी है। सुनो नैना, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, रात में वैसे भी सोना ही है। हाँ, मैं चली जाती हूँ, पर आप उससे पहले अपने घर से किसी को बुला लें। मेरे घर से ऐसा कोई नहीं है जो आए। और मुंह फेर कर कहा, तुम जाओ, तुमको देर हो रही है। नैना चुप सी बैठ गई और फिर सोचा कि पहले दवा दे देती हूँ। और करण ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कहा, तुम जा सकती हो। जाने के लिए आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले दवा ले लीजिए, मैं यहाँ अपना समय खराब करने वाली नहीं हूँ। करण बहुत प्यार से उसकी तरफ देखकर बोला, सच में तुमने यहाँ रुकना समय खराब करना लगता है। आप दवा ले रहे हैं या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? पर तुम क्यों चाहती हो मैं ठीक हो जाऊं? बस आप दवा ले लें, मुझे कोई चाहत वाहट नहीं है। करण ने उसके हाथ से दवा ले लेता है और अपने आप खा लेता है। अब तो ठीक है, खुश हो ना? नैना भी कुछ न बोली और पर्स उठाकर बाहर चली गई। जाते जाते नर्स को कहा कि करण का खास तौर पर ख्याल रखा जाए, उन्हें रात में थोड़ी थोड़ी देर में चेक किया जाए। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था। करण को अकेला छोड़कर जाने का
पर रुक भी तो नहीं सकती थी। काफी देर उसे बाहर से ही देखती रही, जो बिस्तर पर बेजान सा परा छटपटा रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि करण का हाथ पकड़े वहीं बैठी रहे और सारी बीती बातें भूल जाए, पर तभी दिमाग ने कहा, क्यों पागल हो गई हो क्या? ये वही है जिसने उसे सबसे बेइज्जत करवाया था। फिर वह झट से ऑटो में बैठकर घर के लिए चल पड़ी। बेड पर लेटते ही फिर वही माजरा याद आया जब उसके पापा हमेशा के लिए उसे छोड़ गए। वे उसकी माँ और मामा वहाँ खाली हाथ खड़े रहे। कुछ दिन तक तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, पर 15 दिन होते ही उसके मामा और बाकी रिश्तेदार से ही ताने मारने लगे कि यह सब इसी के कारण हुआ है। और तो और माँ भी उनकी ही जुबान बोल रही थी, क्योंकि इस रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा एतराज उन्हीं को था। पापा ने ही बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया था, लेकिन उनके जाने का सारा दोष मेरे ऊपर इस तरह से आ जाएगा, यह तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। 2-3 महीने किसी तरह रोते रोते और सबके ताने सुनकर निकाले। फिर मामा ने ही बहुत बार कहा, तुम कहीं शहर में जाकर नौकरी क्यों नहीं कर लेती? आखिर इतने पैसे लगाकर पढ़ाई जो करवाई थी, और वैसे भी कोई अच्छा रिश्ता तो अब तुम्हारे लिए मिलने से रहा, और ना ही हमारे में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे बड़े ख्वाबों को पूरा कर सके। तो अच्छा यही होगा कि तुम अभी थोड़ा समय नौकरी कर लो। ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया तो कोई रिश्ता तलाश करेंगे। जब मैं बड़ी मासूमियत से माँ की तरफ देखा तो वह भी पल के झुकाकर उन्हीं की बात को सहमति दे रही थी। फिर मैं यहाँ आ गई और दर दर की अकेली ठोकरें खाई, और फिर खुशबू मिली जिससे शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा। ना किसी स्वार्थ की मेरी मदद की, फिर अपने घर लाई और फिर नौकरी दिलवाई। नौकरी मिलते ही पास का फ्लैट खाली था, किराए पर लिया, जबकि इस बात पर खुशबू और आंटी बहुत नाराज हुए। वह भी तो बस 2 ही जने थे घर में, इसीलिए मुझे साथ ही रखना चाहते थे, पर मैं कब तक उन पर बोझ बनी रहती। सब कुछ भूलने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी। सब सही चल रहा था, लेकिन अब 5 साल बाद करण के सामने आने से उसी जगह पर पहुंच गई जहां से निकली थी। मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी कि वह कभी दिखाई देगा। फिर अचानक से उसे करण की चिंता हुई और वह नर्स को फोन लगाकर पूछती है कि वह कैसा है। नर्स ने बताया, बुखार तो नहीं है, पर बहुत बेचैनी है। इतनी दवा लेने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है। कब से करवटें ही बदल रहे हैं। उसका अच्छे से ध्यान रखना। यह कहकर नैना ने फोन रख दिया और न जाने कब तक करवटें बदलती रही। सुबह थोड़ी देर से उठी, जल्दबाजी में तैयार होकर खुशबू के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। खुशबू पूरे रास्ते पूछती रही कि कल रात आखिर किसकी मदद कर रही थी, पर नैना ने उसे टाल दिया। वैसे तो उसने खुशबू को अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ बता रखा था, पर यह नहीं बताया था कि करण वही लड़का है। रोहन सर के ऑफिस में न होने के कारण उसे पहले ऑफिस ही जाना पड़ा, लेकिन वह यह सोचकर परेशान थी कि करण का पता नहीं क्या हाल होगा। 2-3 घंटे में सब काम निपटाया और राकेश को सारी जिम्मेदारी सौंपकर अस्पताल चली गई। जाकर पता चला कि करण जबरदस्ती छुट्टी लेकर घर चला गया है। वह उसके फैसले पर हैरान थी, पर सोचा, चलो अच्छा है, वहाँ ख्याल भी हो जाएगा। एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ कि कैसा है, क्योंकि उसकी यह हालत मेरे ही कारण हुई है। उसने बहुत बार फोन मिलाया, पर करण उस वक्त सो रहा था। लास्ट घंटी में निशा ने फोन उठाया और कहा, आप कौन बोल रही हैं? बेटा, मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ। और आप? मैं निशा, पर मेरे पापा अभी सो रहे हैं। आपके पापा कैसे हैं? वैसे तो ठीक है, पर उनका माथा बहुत गर्म है। अभी बाबा उनके लिए चाय लेने गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, पर आपकी मम्मा कहाँ गई है? वह तो नहीं है। नैना आज भी नहीं समझी कि निशा के कहने का मतलब क्या है। फिर कहा, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। आंटी, आप पापा की दोस्त है ना? नहीं तो अच्छा, आप इनका ध्यान रखना। नैना वापस ऑफिस जाकर काम करने लगी। करण ने बहुत मुश्किलों से निशा की जिद पर भी कुछ खाया पिया नहीं, बस चाय ही पी। शाम काका और निधि आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे साहब कैसे ठीक होंगे? खाली दवा ही तो काम नहीं करती, कुछ तो ध्यान भी रखना होगा। सारी बात निशा सुन रही थी। वह करण का हाथ अपने हाथ में लेकर मायूस सी हो गई। शाम होने वाली थी। फिर उसकी नजर फोन पर पड़ी और वह नैना को फोन मिला देती है। उस वक्त नैना ऑफिस से निकल ही रही थी। करण की कॉल देखकर उठाया। आंटी, आप पापा की दोस्त है ना? क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं आंटी, हुआ तो कुछ नहीं, पर पापा की तबीयत खराब है और ना किसी के भी कहने से कुछ खा पी रहे हैं। आप प्लीज आकर इनसे कहिए ना कि अपना ध्यान रखें। पर बेटा मैं कैसे आ सकती हूँ, और आपका घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या हुआ आंटी, कार में बैठकर जल्दी से आ जाओ। निशा फोन काट दिया। नैना उसे मना करना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि मेरा वहाँ जाना करण की पत्नी को बहुत बुरा लग सकता है। पर जब निशा की कही बात याद आई कि करण कुछ भी खा पी नहीं रहा है, तो अपने आप ही कदम उस ओर बढ़ गए। जब करण के घर पहुंची तो निधि ने पूछा, तुम कौन हो? मैं करण के ऑफिस में काम करती हूँ, कुछ पेपर साइन करवाने थे, इसलिए मिलने आई हूँ। उनकी तबीयत तो खराब है। जी, मैं देख लेती हूँ कैसे है वो, फिर साइन करवा लूंगी। वह उसे कमरे तक छोड़कर आई, तभी निशा खुशी से उछली।
आप आ गए आंटी। आप वही हो ना जिससे मैं फोन पर बात की थी? हाँ बेटा। निशा उसका हाथ पकड़कर बेड तक ले गई और बैठने को कहा। थैंक्स आंटी, आप आ गई। देखो ना पापा कैसे हो गए हैं। जब से आए हैं मेरे से भी बात तक नहीं की और ना ही कहना माना, वरना ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बताओ मैं क्या करूँ? आप चिंता मत करो बेटा, इन्हें बस कमजोरी है, कल तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा तो आप इन्हें ठीक किए बिना यहाँ से मत जाना। फिर निधि नैना के लिए चाय, निशा और करण के लिए दूध ले आई। आंटी पहले आप तो चाय पी लो। नैना ने जैसे ही एक घूंट पी, करण की आंखें खुल गईं और सामने नैना को देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, और तुम यहाँ कैसे? पापा आंटी को मैंने बुलाया है। जी, निशा से मेरी फोन पर बात हुई थी, इसी ने मुझे बुलाया, वरना मैं ना आती। मैं जानता हूँ। आपने दवाई क्यों नहीं ली? बस मन नहीं किया। लेकिन जरूरत तो है ना। चलिए अब ले लो, फिर मुझे भी जाना है। ठीक है ले लूंगा। आप क्या सोच रहे हो? तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी रहती है। नैना ने बात टालते हुए कहा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। करण ने छोटा सा जवाब हाँ में दिया और कहा, निशा बेटा, आपने खाना समय पर खा लिया था। हाँ पापा, पर आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। आप छोटी बच्चे को क्यों परेशान करते हो? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? हाँ रखा तो हूँ, इसी के लिए तो जिंदा हूँ। पर हाथ में दवा अभी तक रखी है और कह रहे हो कि ध्यान रखता हूँ। करण ने दवा ली और निशा को कहा, जाओ बेटा थोड़ी देर बाहर खेल लो। पर निशा नैना के पास आकर खड़ी हो गई और कहा, नहीं, मुझे तो आंटी के पास ही रहना है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। आप पापा का ध्यान रखना, मैं अब चलती हूँ। आप समय पर खा पी लेना और निशा का कहना भी मान लेना। ये कहकर वह बाहर जाने लगी तो करण ने आवाज लगाई, रुको नैना। लेकिन करण बस उसे पल भर के लिए देखता रहा। अगले दिन नैना और खुशबू दोनों ऑफिस पहुंची। उस दिन रोहन सर भी आ चुके थे। नैना ने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उन्हें बताई और काम में लग गई। फिर लंच के समय उसे ध्यान आया, पता नहीं करण कैसा है, ठीक भी है या नहीं। इस चिंता में धीरे धीरे खाना खा रही थी, तभी सामने से करण आता दिखाई दिया। उसको इस तरह से आते हुए नैना हैरान थी और सोच रही थी, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि इन्हें यहाँ आना पड़ा, और वह भी इस हालत में। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों आंखें फाड़ कर एक ही तरफ देखे जा रही हो? फिर उसका ध्यान करण पर गया। तुम मिस्टर करण को ऐसे देख रही हो जैसे पहले से जानती हो। करण सीधा मिस्टर रोहन के केबिन में गया। नहीं, मैं तो इसलिए देख रही हूँ कहीं हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई जो सर को यहाँ आना पड़ा। हर बार तो हम में से ही कोई जाता है, पर वह तो बस तुम्हें ही बुलाते हैं। मतलब? अरे गुस्सा मत करो, मैं तो यह कह रही हूँ कि तुम ही हैंडल कर पाती हो उस नवाबजादे को, औरों की तो वह सुनता ही नहीं। राकेश भी यही बता रहा था। राकेश तो पागल है, कुछ भी कहेगा। तुम तो बेकार की बात मत करो। तभी नैना को ऑफिस बुला लिया और अंदर जाकर देखा तो मिस्टर रोहन थोड़ा चिढ़कर बोले, नैना तुमने आखिर अभी तक मीटिंग की फाइल्स रेडी क्यों नहीं की? सर वह तो मैं कल ही रेडी करके उसकी कॉपी मिस्टर करण के ऑफिस पहुंचा दी थी। पर यह तो कह रहे हैं कि इन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नैना अचरज से करण की तरफ देखने लगी और फिर कहा, सर आप अपने ऑफिस में चेक कीजिए, वहाँ जरूर मिलेगी। करण कुछ बोलता, इससे पहले ही मिस्टर रोहन ने कहा, यह तुम कैसी बात कर रही हो? उनके ऑफिस में क्या हो रहा है यह तो उन्हें पता ही होगा। पर सर जरूरी तो नहीं हो सकता है कि इन्हें किसी ने नहीं बताया हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऑफिस के पल पल की खबर रहती है। सर आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अभी सब मैनेज करवाता हूँ। जी तब तक मैं दूसरे रूम में हूँ, आप अरेंज करवा ले, मीटिंग में 2 ही घंटे बचे हैं। करण दूसरे रूम में चला गया। नैना को सब काम करण के पास बैठकर ही करना पड़ा और करण आखिर चाहता भी तो यही था कि वह नैना के आसपास रह सके। जब नैना ने फाइल दिखाई तो करण ने फाइल देखते ही कहा, उस फाइल में तो ये सब नहीं लिखा था। नैना गुस्से में बोली, मतलब फाइल्स आपके पास है, ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया? परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पास रहने के लिए। मतलब अब आप घटिया हरकत भी कर। भी वह बाहर जाने लगी तो करण ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, नैना जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक आज मैं जाने नहीं दूंगा। थोड़ी शर्म तो कीजिए, भूल गए क्या इस वक्त हम दोनों कहाँ खड़े हैं और आपकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। मैं कुछ सुना नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो ठीक है, खुश हो ना? आपको शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा और एक बच्ची का पिता होकर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या कहा तुमने? मैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक दूसरे को देखते हुए दूर दूर खड़े हो गए। मीटिंग के दौरान दोनों ही परेशान से रहे। फिर करण जल्दी ही चला गया। नैना घर पहुंची और जी भर के रोई। फिर वह हिम्मत करके करण को फोन करती है। फोन पिक करते ही करण चिढ़ कर बोला, कहो क्या बात है? मैं आपसे मिलने बस आपकी बेटी के कहने पर आई थी, और साथ ही इसलिए कि आपकी तबीयत भी मेरी वजह से खराब हुई थी और कोई कारण नहीं था। अगर आपको लगता है कि मैं आपका किया भूल चुकी हूँ
तो यह आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। आप अपनी बीवी और बच्ची के साथ खुश रहिए और मुझसे दूर रहिए। बात प्रोजेक्ट की है तो कुछ ही दिनों की बात है। आपको यह बिना वजह मेरे से मिलने और परेशान करने के बहाने भी खत्म हो जाएंगे। हो गया तुम्हारा हमेशा की तरह, बस बिना सोचे समझे बोलती हो। कभी किसी की सुन भी लिया करो। अब चुपचाप मेरी बात भी सुनो। मैंने कोई शादी वादी नहीं की और निशा मेरी बहन की बेटी है। अब उस वक्त क्यों हमारी शादी नहीं हो पाई, यह मैं मिलकर बताऊंगा। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच लिया करो। अगर शादी ही करना होता तो कब की कर लेता। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे भूलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था तो आसान तो मेरे लिए भी नहीं था। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। अच्छा, तभी फोन से अभी तक वह यादें सहज रखी है जिनमें हम दोनों साथ थे। फिर रुक कर बोला, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, बाकी बात कल मिलकर करते हैं। यह कहकर करण फोन रख देता है। तभी उसके फोन पर कर्ण अगले दिन मिलने का पता भेज देता है। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह नैना देर से उठकर रूटिंग वाला काम किया, फिर नहा धोकर तैयार हुई। नाश्ता तो हर छुट्टी वाले दिन की तरह खुशबू के साथ किया। तभी उसे करण की बात याद आ गई। घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे। 11 बजे करण ने बुला रखा था। अब यह सोच रही थी कि जाए या नहीं जाए, पर दोबारा रिस्क नहीं ले सकती थी। आज शॉपिंग जाना है? हाँ, शाम को चलते हैं। यह कहकर वे चली गई। कुछ देर बाद करण के बताई हुई जगह पर पहुंच गई। करण वहां काफी देर से इंतजार कर रहा था। थैंक्स यहाँ आने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए। फिर बैठने को कहा तो नैना चुपचाप बैठ गई। कुछ देर खामोशी छाई रही। दोनों कभी एक दूसरे को तो कभी चारों तरफ नजर घुमाने लगे। कुछ बोलो तो। अब तबीयत कैसी है? तुम्हारी डांट के डर से जल्दी ठीक हो गया। निशा कैसी है? बहुत अच्छी है, तुम्हें याद करती रहती है। नैना डबडबाई सी आंखों से करण की आंखों में झांकती। नैना, तुम मुझे गुनहगार मानती हो ना, पर सच बताऊं, जितना तुमने सहन किया है उससे कहीं ज्यादा मैं भी भुगता हूँ। आपको क्या पता, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने कितनी मुश्किलें सही है, मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगे हैं। आप बताएं क्या बताना चाहते हैं। मैं बस इसलिए आई हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम किस लिए आई हो, और एक कारण यह भी तो है कि तुम्हें मेरी फिक्र भी तो है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी कहना है कहिए। तुम चली जाओगी, यही कहना चाहती हो ना? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है? करण, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले, उतना ही गुस्सा। सुनो, नैना बारात निकल चुकी थी, सब खुश थे। सुमी और जीजा जी एक अलग गाड़ी में थे। उनके साथ माँ थी, माँ की गोद में निशा भी थी। मेरी गाड़ी में मेरे दोस्त और पापा थे। जीजू मस्ती में गाड़ी तेज चलाने लगे। सुमी ने मना भी किया। उसके साथ छोटी बच्ची भी थी, लेकिन मस्ती में उन्हें कुछ भी सूझा नहीं और थोड़ी ही देर बाद जीजू की कार सामने से आते हुए ट्रक से टकरा गई। हमारी गाड़ी थोड़ी ही पीछे थी। सबने बड़ी मुश्किल से उन्हें कार से निकाला और अस्पताल ले गए। सुमी और जीजू के लिए तो डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया और माँ काफी दिन बेहोश रही। निशा को हल्की चोट आई थी, उन्हें बचा लिया गया। सब बर्बाद हो गया। खुशियों को एक ही पल में छीन लिया गया। पापा ने निशा को मेरी गोद में डालकर कहा, बेटा अब तुम इसके माँ बाप हो। वह भी हादसे से बहुत दुखी थे। एकदम से इतना कुछ सहन करना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में मेरी शादी करना या शादी के बारे में कोई विचार भी लाना गुनाह था। माँ पापा एक दूसरे को मुश्किल से संभाले हुए थे और मैं उन दोनों को संभालने के अलावा निशा की देखभाल भी कर रहा था, जो अचानक ही अपने माँ बाप साथ बिछड़ गई और जिनकी वजह कहीं न कहीं मैं ही था। कुछ दिनों तक घर में मातम छाया रहा। जीजू के घर वालों ने निशा को अपनाने से पहले ही मना कर दिया। माँ पापा अपने ही ध्यान रख लेते, वही बहुत था। 1 महीने बाद मैं किसी दोस्त से तुम्हारे बारे में पता लगवाया तो पता चला कि तुम्हारे पापा भी चल बसे थे और यह भी पता चला कि सब तुम्हें ही दोष दे रहे हैं। फिर मैं तो सच बताऊं, डर ही गया था कि अगर तुमसे यह तुम्हारे घर में किसी से भी मिलने की कोशिश की तो कुछ हो सकता है। नैना ये सब सुनकर हैरानी और दुख से भर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भगवान ने हम दोनों को ऐसी मुसीबत में डाला जहाँ जाने भी गई, गलतफहमी भी बढ़ी और फासले भी बढ़ गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शायद हमारे नसीब में मिलना ही नहीं था। क्या सोच रही हो? आखिर आप एक बार मिलने की कोशिश तो कर ही सकते थे। आपको क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? शायद हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेते। कोशिश तो बहुत की और माँ पापा को कुछ कहने या पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरा एक फैसला उन दोनों को तोड़ देता जो पहले से ही जिंदगी को बोझ की तरह बिता रहे थे। फिर 1 साल बाद माँ भी हम सबको छोड़कर चली गई। उनके बाद तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब मैं तुम्हें ऑफिस में देखा तो अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। फिर शहर आकर सारा बिजनेस सेट किया। फिर निशा को भी मैं यही ले आया। उसे बस मेरी ही आदत हो गई है, क्योंकि माँ के बिना उसे रखना मुश्किल हो गया था। तो क्या हम वापस अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं? क्या? नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। नैना, पर क्यों? हमने आखिर प्यार किया है
और हमारी जिंदगी में कोई और आ भी नहीं सकता। नहीं, मैं अब ऐसे ही खुश हूँ और आप भी अपना ध्यान रखिए। नैना, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? वजह यही है कि देर हो चुकी है। हमें अगर मिलना ही होता तो कब के मिल जाते। यह कहकर चली गई और करण वहीं काफी देर बैठा रहा। उधर नैना घर पहुंची जहां खुशबू उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना का मन तो नहीं था, पर जिया के लिए उसे शॉपिंग करने जाना पड़ा। शॉपिंग करके जब थक हार गए तभी कैफे में चाय पीने बैठी। नैना को गुमसुम सा देखा तो खुशबू ने पूछा भी, पर वे टल गई। वैसे नैना, तुम्हें करण सर कैसे लगते हैं? नैना उसके अचानक इस सवाल से उसे आंखें फाड़े देखने लगी। अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? असल में मुझे करण सर बहुत पसंद है, पर वह तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। क्या? पर कब से उन्हें पसंद करती हो? जब से उन्हें देखा है यार, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। सच बताऊं, मेरा मन तो करता है उन्हें प्रपोज कर दूं, पर डर यही लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसमें कौन सा डरने वाली बात है? कर दो। पर इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मिलवाओ मुझे उनसे। नहीं, वैसे भी तुम्हें वो जानते तो है ही। किसी दिन आराम से बात करो। हाँ, यह तो है। शाम को घर पहुंचकर भी खुशबू बस करण के ही गुणगान करती रही। यार खुशबू, मुझे नींद आ रही है, बाकी बात कल करते हैं। खुशबू चली गई। अगले 2 दिन तक वह अपने ही ऑफिस में बिजी रही। करण ने उसे 2-3 बार कॉल की, पर उसने पिक नहीं किया। खुशबू भी नैना के पीछे पड़ी रही कि वह करण से उसकी बात करवा दे। तीसरे दिन मिस्टर रोहन ने ही उसे करण के ऑफिस जाने को कहा, पर वह खुशबू को साथ ले गई। खुशबू तो बहुत खुश थी। केबिन में जब करण ने खुशबू को भी देखा तो मन ही मन गुस्सा करने लगा। उसने खुशबू को बहाने से बाहर भेजना चाहा तो नैना ने ही रोक लिया और खुशबू की नजर बस करण पर ही थी, जिसे करण ने भी नोटिस कर लिया था। जब नैना जाने लगी तो करण ने कहा, मिस खुशबू, आप बाहर इंतजार करिए, मुझे जरा नैना जी से जरूरी बात करनी है। खुशबू मुंह बनाकर बाहर निकल गई। ऐसी कौन सी बात है जो खुशबू के सामने नहीं हो सकती? यार, अब तो गुस्सा छोड़ दो। मैं तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है और ये तुम भी तो मानती हो कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तो फिर क्यों मुझसे भाग रही हो? मैं क्यों भागने लगी तुमसे? और मैं मान चुकी हूँ कि तुमने धोखा नहीं दिया। करण उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर किया और कहा, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और तुम मेरे बिना खुश हो। आइंदा इतना करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए लास्ट मीटिंग थी। सब एक साथ थे। करण की नजरें तो नैना का पीछा कर रही थी, जबकि वे जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी और खुशबू को ही बार बार कुछ कहने या पूछने के लिए करण के पास भेज रही थी। पर करण ने तो उससे काम के अलावा कोई बात ही नहीं की। खुशबू का मुंह उतर गया था। मीटिंग के बाद डिसाइड हुआ कि प्रोजेक्ट खत्म होते ही एक शानदार पार्टी रखी जाएगी, जिसमें दोनों कंपनी का सारा स्टाफ होगा। खुशबू का मूड खराब था। वह नैना से अकेले में बात कर रही थी। करण तो मेरी तरफ देखते तक नहीं, मैं उनसे अपने दिल की बात कैसे कहूँगी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। पार्टी में उससे बात करने की कोशिश करना, और हाँ, उन्हें सिंपल लड़कियां ज्यादा पसंद है तो थोड़ा सिंपल ही रहना। ये सारी बात करण सुन लेता है। खुशबू के जाने के बाद नैना से बोला, अगर मुझे किसी और से शादी करनी ही होती तो मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी और ना ही है। और यह तुम जो उसे जानबूझकर मेरे करीब करने की कोशिश कर रही हो, मुझे सब समझ आ रहा है। अगर समझ आ ही रहा है तो खुशबू में बुराई ही क्या है? बुराई उसमें नहीं, बुराई मुझ में है। मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी जिंदगी में देख भी नहीं सकता। और हाँ, उसका दिल अगर तुम्हारी वजह से टूटेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो अच्छा होगा कि तुम उसे अपने बारे में बता दो। इतना कहकर वह जाने लगा। फिर पलट कर बोला, पार्टी में तुम मेरी पसंद की ड्रेस पहनोगी जो घर पहुंच जाएगी, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा कहना मानूंगी। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मुझे पता है, पर तुम्हें नहीं पता कि अब मैं भी अपनी बात मनवाना जानता हूँ। कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया और फिर पार्टी का दिन तय हुआ। पार्टी के दिन नैना तैयार हो रही थी, तभी डोरबेल बजी। एक कुरियर आया था। खोलकर देखा तो उसमें एक रेड कलर की साड़ी थी। वह समझ चुकी थी कि जरूर करण ने ही भेजी है। फिर सोचा, उसे क्या लगता है मैं यह पहनूंगी? बिल्कुल नहीं। नैना तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई, जहां राकेश खुशबू को रिझाने की कोशिश में लगा था। वही खुशबू बस पल के बिछाए करण की राह देख रही थी। वैसे खुशबू, आज तुम इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो। बकवास बंद करो और मेरे से दूर रहो। और वो क्यों भला? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। फिर क्यों ऐसी बात कर रही हो? देखो राकेश, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। यह कहकर वहां से चली गई। नैना की खूबसूरती को देख मिस्टर रोहन भी घायल हुए जा रहे थे। बार बार बेमतलब नैना से बातें करने की कोशिश में थे, जबकि नैना ने उसे नजर भी उठाकर नहीं देखी। सब मेहमान आ चुके थे और करण भी काले रंग के सूट में दाखिल हुआ। सबकी नजरें उसी पर ठहर गईं। करण की नजरें बस नैना को ढूंढ रही थी। नैना ने उसे देख लिया था, पर वह खुशबू को उसके पास भेज देती है।
कुछ पूछने के लिए जैसे ही वह खुशबू को देखता है, उसका खून खौल उठता है। यह देखकर कि जो साड़ी उसने नैना के लिए भेजी थी वह खुशबू ने पहनी है। तभी उसकी नजर नैना पर भी जाती है, जो खड़ी उसी के हाव भाव देख रही थी। अरे वाह खुशबू, आज तो तुम कमाल लग रही हो। मैं तो पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। खुशबू को और चाहिए भी क्या था, वे तो यही चाहती थी कि करण उसे नोटिस करे। उसके करीब जाकर बोली, आपने कभी हमारी ओर देखा ही नहीं। वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ये साड़ी तुम पर खूब जच रही है। हाँ, असल में यह मेरे लिए नैना लाई है। उसकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी पसंद तो है ही बहुत अच्छी। और नैना को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पर क्या? मेरी दी हुई साड़ी तुमने खुशबू को दे दी। मैंने तुमसे मांगी नहीं थी, और मुझे मिली हुई चीज मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं। और वैसे भी वो इतनी खुश है आपके साथ। ये बहुत गलत कर रही हो, समझी? छोड़िए मुझे, वैसे भी सब देख रहे हैं, वरना। एक थप्पड़ और खाने को तैयार हूँ, और वह भी सबके बीच। सॉरी। उधर खुशबू का दिल जल रहा था कि करण उसके साथ तो हंस हंस कर बातें कर रहा है। शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर सब डिनर करने लगे। मिस्टर करण और मिस्टर रोहन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। खुशबू और नैना एक साथ खाना खा रही थी। क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? नैना तो कुछ नहीं बोली, पर खुशबू ने रूखे मन से कही, हाँ, क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद खुशबू बोली, क्या मैं आप दोनों से एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो खुशबू, क्या आप पहले से एक दूसरे को जानते हो? करण तीखी नजरों से नैना को देखने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। वह कोने में एक चेयर पर बैठ गई और नजरें चुराकर करण और खुशबू को देखने लगी। करण ने नैना को नोटिस कर ही लिया था, इसलिए वह और भी जोर जोर से हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। फिर नैना को थोड़ी खांसी हुई तो वेटर आकर एक गिलास पानी दे गया। उधर से करण भी नैना की तरफ देख रहा था। नैना गिलास लेकर पी लेती है और कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। वह कमरे की तरफ गई। जैसे ही वह अंदर घुसी तो सिर घूमने लगा और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उधर करण की नजरें नैना को ढूंढ रही थी। जब वह चारों तरफ दिखाई नहीं दी तो परेशान सा होकर यहाँ वहां ढूंढने लगा। फिर वह वेटर से पूछता है तो वह भी कहता है कि उसे पता नहीं। फिर वह मिस्टर रोहन को ढूंढता है ताकि कुछ पूछ सके कि नैना उन्हें बताकर तो नहीं गई। फिर फोन किया तो वह भी स्विच ऑफ। तो करण सच में चिंता में पड़ गया। जिया उसकी परेशानी देखकर समझ गई कि जरूर यह वही करण है जिसने नैना को शादी के दिन छोड़ दिया था। अचानक उसके सामने जाकर खड़ी हुई और पूछी, आप वही करण हो ना जिसने शादी के दिन ही नैना को छोड़ दिया था? करण उसके सवाल से बौखला गया और बोला, इस वक्त तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है जितना नैना को ढूंढना जरूरी है। क्या आपने मिस्टर रोहन को कहीं देखा है? पर तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो इस वक्त, जबकि गायब तो नैना है। करण जैसे ही दरवाजा की ओर गया तो दरवाजा बंद था। करण बिना सोचे समझे दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जो दिखाई दिया वह उसके लिए हिला देने वाला था। जैसे ही करण ने दरवाजा तोड़ा, सामने बेड पर नैना बेहोश पड़ी थी और रोहन सर उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि वह करण का आवाज सुनकर पलटा तो उसके पसीने छूट गए। वह समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। फिर भी उसने कहा, देखो करण सर, यह आपका मामला नहीं है और यह अपनी मर्जी से मेरे पास आई है। इतने में ही करण ने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। खुशबू नैना को देखने लगी। वह अभी भी बेहोश थी। उधर करण ने मिस्टर रोहन को अधमरा कर दिया और कहा, मुझे नहीं पता था कि इस चेहरे के पीछे एक राक्षस भी छुपा है। अगर तुम आइंदा नैना के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और पुलिस को फोन करने लगा तो वह उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, मैं कुछ भी नहीं किया है। पर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी नैना को छू भी सकते हो? तुम्हें नहीं पता नैना कौन है? आपकी पत्नी है क्या? हाँ, मेरी होने वाली पत्नी है। और नैना को अपने घर ले गया। कुछ समय के बाद नैना की आंखें खुली। वह परेशान सी होकर आसपास देखने लगी तो सामने चेयर पर करण बैठा था। यहाँ मैं कैसे? उठ गई तुम? मैं तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। अभी बताता हूँ, पहले पानी पी लो। क्या बदतमीजी है? और मैं यहाँ आई कैसे? तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? ये सब हुआ कैसे? और मेरी तबीयत अचानक खराब हुई कैसे? चलो पहले खाना खा लो। नहीं खाना, मुझे इतनी देर हो गई है, मुझे घर जाना है। नैना खाना नहीं खाती है और करण परेशान होकर सो जाता है। उसे सोता देख नैना अपने घर चलाती है। जैसे ही वह घर पहुंची तभी खुशबू आ गई और पूछी, अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? और पार्टी में तुम भी तो थी, तुम्हें कुछ पता है क्या? और मैं करण के घर, मेरा मतलब मिस्टर करण के घर कैसे पहुँची? नैना, कोई बात नहीं, तेरे मुंह पर करण ज्यादा जचता है। बकवास बंद करो, समझी? ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ क्या हुआ था? पहले तो खुशबू टालने लगी, लेकिन
जब नैना ने ऑफिस चलने की बात कही तो उसने सब बता दिया। नैना का खून खौल उठा। ये जानकर कि मिस्टर रोहन ने ऐसी नीच हरकत की है, वह तुरंत ऑफिस जाने को तैयार होती है। आज मैं उसे सजा दिलाकर रहूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कर्ण सर ने खूब मारा है। अभी तो वह पक्का अस्पताल में ही होगा और मुझे तो लगता है कि कर्ण सर ने उसके साथ सारी डील भी कैंसिल कर दी होगी। नैना जमीन पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। ये सोचकर कि अगर कर्ण समय पर वहाँ नहीं आता तो क्या होता। तुम्हें दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए कि वह आज भी तुमसे सच्चा प्यार करता है और आज भी परवाह करता है। तभी तो अभी तक इंतजार कर रहा है। नैना का करण के बारे में सोचकर दिल भर आता है कि उसने हमेशा ही उसे गलत समझा। पर एक बात समझ में नहीं आई, वह बेटी किसकी है? वह उसकी बहन की बेटी है। और फिर सारी बात बता देती है। पर नैना, मैं तुमसे इस बात पर नाराज हूँ कि तुमने मेरे साथ उसका रिश्ता जोड़ने का सोचा। ये बहुत गलत किया, क्योंकि तुम करण से प्यार करने लगी थी और तुम क्या नफरत करती हो। पर वापस कैसे इस रिश्ते में बंधू? घर वाले क्या कहेंगे? मुझे सब पहले ही दोषी मानते हैं। फिर अचानक नैना मिस्टर रोहन की हरकतों को याद करके उदास हो गई। खुशबू, मुझे एक बार मिस्टर रोहन से मिलना है। पागल हो क्या? और उसके किए की सजा करण उसे दे चुका है। तुम उसके सामने मत जाओ। पर मेरा एक बार उससे मिलना जरूरी है। तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। नैना जाने के लिए तैयार हुई तो करण का फोन आ गया, पर वह फोन नहीं उठाती और घर से निकल जाती और पता करके वहीं जाती है जहां वे एडमिट था। उसके सिर और हाथों में पट्टी बंधी थी और पत्नी और छोटी बेटी पास में खड़े थे। रोहन ने उसे आते हुए देखा तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, तुम्हें शर्म भी आती है? तब शर्म नहीं आई जब बेहोश लड़की को बेइज्जत करना चाहा। मिस्टर रोहन की पत्नी चिल्लाती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। और तुम हो कौन? मुझे नहीं जानती आप। मैं इनके ऑफिस में जी जान से काम करती थी। सारे प्रोजेक्ट, सारी मीटिंग हैंडल करती थी, सब काम संभालती थी। आपके पति के लिए ये सब कम था, क्योंकि इनको मेरे काम से ज्यादा मेरा शरीर पसंद था और मेरा फायदा उठाना चाहिए। पर उन्होंने तो कहा कि इनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, और कह भी क्या सकते हैं? आखिर ये तो बता नहीं सकते थे कि किसी लड़की की अहमियत इनके लिए क्या है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ऐसी नीच हरकत करते हुए। मेरी न सही, कम से कम अपनी बेटी का तो ध्यान ही करते। कल को इसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो। बकवास बंद करो। करण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और अब कहाँ है वह? कल तो बड़ा उछल रहा था कि वह तुमसे शादी करेगा। अरे, जो लड़की इतने सालों से अकेली है और कोई रिश्तेदार तक उसे ना पूछता हो, भला उससे कौन शादी करेगा? वह मुझसे शादी करे या ना करे, ये तुम्हारा मामला नहीं है। और तुम्हें तो सजा बहुत कम मिला है। तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। यह कहकर वह पुलिस को फोन करने लगी। तभी उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और ऐसा न करने के लिए मनाने लगी। मेरी बच्ची के लिए ऐसा मत करो। ठीक है, पर आइंदा किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी मत देखना। और चिढ़कर बाहर निकलने लगी तो सामने ही करण खड़ा था। उसे देखते ही बोला, मिल गई ठंडक? मतलब उसे सुना कर। नैना हाँ में गर्दन हिलाकर चलने लगी। अब कहाँ चली? जाहिर सी बात है, ऑफिस तो जाऊंगी नहीं तो घर ही जा रही हूँ। पर किसके घर? अपनी ही घर जाऊंगी, और कहाँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह तो मैं यह देखने आ गया था कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि मुझे तुम सोता हुआ छोड़कर चली आई थी। तो आना तो था ही, और तुमने मुझे रात को ही सब बता देना था। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी। बाहर बैठकर बात करें या सारा हिसाब किताब यही करना है? नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। और नैना वहाँ से अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद नैना और खुशबू करण के ऑफिस ज्वाइन कर लेती हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन करण ने नैना से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरे घर वाले राजी होंगे तभी तो। ठीक है, घर पर बात करके बताना। अगले दिन नैना अपने गांव चली जाती है। उसी दिन शाम को करण नैना को फोन करती है, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वह घर जाकर फोन ट्राई करता रहा, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे चिंता होने लगी। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, करण, हम कभी नहीं मिल सकते, हमें भूल जाओ। ये पढ़ते ही एकदम सा टूट गया। कुछ पल बाद वह फोन उठाकर उसे कॉल करने लगा, पर फोन फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है और उसे क्या करना चाहिए। वह तुरंत उसके गांव वाले दोस्त को फोन करता है और नैना का पता लगाने को कहा। उधर नैना कमरे में बंद थी और हर पल दरवाजा खोलने की गुहार लगा रही थी। बाहर उसकी मामा एक विलन की तरह खड़ा इतराकर नैना की माँ से कह रहा था, ये नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, शहर में 4 पैसे कमाने लगी है तो क्या उसी घर के सपने भी ले लेगी जिनकी वजह से हमने सबको खो दिया। नैना की माँ को न जाने आज कुछ रहम आ गया था, पर डर के कारण कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी।
इसलिए मामा नैना को लेने जा ही रहे थे, पर उसे मालूम चला कि शहर में नैना का किसी से चक्कर चल रहा है। तभी नैना अचानक अपने घर पहुंच गई। नैना के घर आते ही उसके मामा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। पर भाई, तुम कोई रिश्ता अगर ढूंढ लेते तो इसकी इतनी हिम्मत न होती। कैसी बात करती हो? मैंने तो बहुत जगह बात चलाई, पर तुम जानती तो हो कोई भी इस मनहूस से शादी करने को तैयार नहीं है। अब क्या करना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि इसकी मन की करने देते हैं, क्या पता तभी सब ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। इसके बाद नैना की माँ की बोलने की हिम्मत नहीं हुई और अपनी बच्ची की सिसकियां को सुनती रही। करण को मैसेज भी नैना के मामा ने ही किया था, पर नैना दिल में फैसला कर ली थी कि मैं अपने कदम पीछे नहीं करूंगी। करण ने सुबह ही अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन कुछ पता न चला। कुछ घंटे बाद उस दोस्त से पता चला कि नैना गांव में ही है और उसके मामा उसे जबरन घर में बंद रखा है। यह सुनते ही करण का पारा बढ़ गया। उसने गाड़ी लेकर निकलना चाहा, पर दोस्त ने बताया कि अगर वे गांव में आया तो नैना के जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मामा ने बहुत शक्ति से घर का पहरा लगा रखा है। करण ने पहले सोचा कि वह जाएगा, पर फिर ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि नैना जरूर आएगी। अगले दिन ही नैना करण के घर पहुंच गई। उसे देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। नैना, मुझे पता था तुम जरूर आओगी, पर सच बताओ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सच में कोई परेशानी नहीं हुई, पर इन सब में माँ ने ही मदद की। रात को उन्होंने चाबियां लेकर रख ली थी और सुबह ही धीरे से ताला खोल दिया और मैं बचकर निकल आई। मैं चाहती थी कि माँ भी मेरे साथ चले, पर उन्होंने कहा कि वह मामा के एहसानों का बदला इस तरह नहीं चुकाएगी और मामा ने ही हमेशा उन्हें संभाला है और उन्होंने मेरी खुशी के लिए मुझे वहाँ से निकाल दिया। अब पता नहीं उन्हें क्या झेलना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन घर की बेल बजी। नैना ने दरवाजा खोली तो सामने अपने माँ और मामा को देखकर हैरान हो गई। नैना सोचने लगी कि अब पता नहीं क्या होगा। करण दोनों को नमस्ते किया, लेकिन उसके मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो नैना बहुत डर गई और अपनी माँ को देखने लगी। माँ ने कहा, आओ नैना, मामा का आशीर्वाद भी लो। नैना धीरे धीरे डर कर उनकी ओर कदम बढ़ाती है, पर जब मामा ने उसे गले लगा लिया तो सारा डर और शिकायत पल भर में ही गायब हो गई और आंखों में ही बहुत सारा धन्यवाद दिया। दोनों ही सबका आशीर्वाद लेते हैं। फिर कुछ दिनों में ही दोनों की शादी हो जाती है।